कॉमिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहानी शुरू से समझेंगे। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1870s के आखिरी साल और 1880s के शुरुआती दिनों में एक मजबूत जमीन तैयार हो चुकी थी एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। इस सोच को फाइनल शेप दिया एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने। उन्होंने उस वक्त के लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स को मोबिलाइज किया और उनके साथ मिलकर दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले 1883 और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सेशंस हो चुके थे, जिसमें इंडिया के सभी बड़े शहरों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस इस कॉन्फ्रेंस के मेन आर्किटेक्ट्स थे। कांग्रेस का पहला सेशन 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था, जिसका प्रिजाइडिंग वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। उसके बाद कांग्रेस हर साल दिसंबर में मिलता और हर बार देश के अलग अलग हिस्सों में सेशन होता। इस शुरुआती दौर के कुछ मशहूर कांग्रेस प्रेसिडेंट्स थे दादा भाई नौरोजी, 3 बार प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंदाचार्लू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंदा मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रोमिनेंट लीडर्स में शामिल थे महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, सी सुब्रमण्य अय्यर, सी विजय राघवाचार्यर और दिनशॉ ई वॉचा। 1890 में कादम्बिनी गांगुली, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली विमेन ग्रेजुएट थी, उन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया। ये एक सिंबल था कि फ्रीडम स्ट्रगल महिलाओं को भी उनका उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध था। कांग्रेस के अलावा नेशनलिस्ट एक्टिविटीज अलग अलग प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस, एसोसिएशंस, न्यूज़पेपर्स और लिटरेचर के जरिए भी चल रही थी। वॉज इट अ सेफ्टी वाल्व? एक थ्योरी के मुताबिक ह्यूम ने कांग्रेस इस सोच के साथ बनाई थी कि एक सेफ्टी वाल्व बन सके, यानी इंडियंस के बढ़ते गुस्से को निकालने का एक कंट्रोल रास्ता। इस मकसद के लिए उन्होंने लॉर्ड डफरिन को मना लिया था कि कांग्रेस के फॉर्मेशन में रुकावट न डालें। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे लाला लाजपत राय इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी पर विश्वास करते थे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का कंस्पिरेसी थ्योरी वर्जन भी इसी आइडिया का एक्सटेंशन था। जैसे आरपी दत्त का कहना था कि कांग्रेस एक ऐसी साजिश का हिस्सा थी जो किसी बड़े जन आंदोलन को होने से पहले ही रोक दे, और उस वक्त के बुर्जुआ लीडर्स भी इसमें शामिल थे। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस इस बात से सहमत नहीं होते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का जन्म हुआ था पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस की एक जरूरत से एक नेशनल बॉडी बनाने की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स को सामने रख सके। अगर इंडियंस खुद से ऐसी बॉडी बनाते तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा विरोध करते और शायद उसे बनने ही नहीं देते। इस सिचुएशन में, जैसे हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा कहते हैं, अर्ली कांग्रेस लीडर्स ने ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया, यानी एक सेफ कवर के रूप में, जिसमें नेशनलिस्ट कोर्सेस को इकट्ठा किया जा सके, चाहे वो सेफ्टी वाल्व का नाम ही क्यों ना हो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के इनिशियल स्टेज के मेन एम्स ये थे: एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट का फाउंडेशन रखना, लोगों को पॉलिटिसाइज करना और उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन करना, मूवमेंट का एक हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश करना, देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करना, एक एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को डेवलप और प्रोपोगेट करना, लोगों की पॉपुलर डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखना ताकि सभी को एक कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम पर यूनाइट किया जा सके, रिलीजन, कास्ट या प्रोविंस से परे होकर एक नेशनल यूनिटी का फीलिंग डेवलप और कंसोलिडेट करना, केयरफुली इंडियन नेशनहुड को प्रमोट और नर्चर करना। एरा ऑफ मॉडरेट्स 1885 टू 1905। इंपॉर्टेंट लीडर्स। 1885 से 1905 के शुरुआती कांग्रेस दौर में देश के कुछ बड़े नेशनल लीडर्स दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, WC बनर्जी और SN बैनर्जी कांग्रेस की पॉलिसीज को लीड कर रहे थे। ये लोग लिबरलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स के पक्के विश्वासी थे। इन्हें ही लोग मॉडरेट्स के नाम से जाने गए ताकि उनकी पहचान उन एक्सट्रीमिस्ट से अलग की जा सके जो 20वीं सदी के शुरू में नियो नेशनलिस्ट सोच रखते थे। मॉडरेट अप्रोच। मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स का तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब कानून के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना, धीरे धीरे लेकिन ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस का मकसद रखना। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश लोग असल में इंडियंस के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, बस उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। इसलिए अगर देश में पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए और लोगों की डिमांड्स को रेजोल्यूशंस, पेटिशंस, मीटिंग्स के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए तो ब्रिटिश अथॉरिटीज धीरे धीरे इन डिमांड्स को मान लेंगी। इनका काम करने का 2 हिस्सों वाला फॉर्मूला था: पब्लिक ओपिनियन बनानी, लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और नेशनल स्पिरिट जगाना, उन्हें पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर एजुकेट और यूनाइट करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पब्लिक को कन्विंस करना कि वो इंडिया में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें जैसे नेशनलिस्ट चाहते थे।
इनका मेन मेथड था प्रेयर एंड पेटिशन, और अगर ये काम ना करे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का रास्ता अपनाते थे। 1890 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रिटिश कमिटी बनाया गया, जिसका अपना न्यूज़पेपर इंडिया था। दादाभाई नारोजी ने अपनी जिंदगी और पैसे का एक बड़ा हिस्सा इंडिया का केस अब्रॉड प्रेजेंट करने में लगा दिया। 1890 में डिसाइड हुआ कि 1992 में लंदन में कांग्रेस का एक सेशन होगा, लेकिन 1891 के ब्रिटिश इलेक्शंस की वजह से यह प्लान पोस्टपोन हो गया और फिर कभी रिवाइव नहीं हुआ। मॉडरेट्स का मानना था कि उस वक्त के हिस्टोरिकल स्टेज पर ब्रिटेन के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन इंडिया के लिए फायदेमंद है। उनके लिए अभी डायरेक्ट ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने का समय नहीं आया था। इसलिए उनका गोल था कि कॉलोनियल रूल को ऐसा शेप किया जाए जो पॉसिबल एक्सटेंट तक नेशनल रूल के करीब हो। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। एक तरफ अर्ली नेशनलिस्ट जैसे दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त और दिनशा वाचा जैसे लोगों ने ब्रिटिश रूल की पॉलिटिकल इकोनॉमी का डीप एनालिसिस किया। उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी, जिसमें बताया कि कैसे ब्रिटिश इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। मॉडरेट्स ने अपोज किया कि कैसे एक सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश ने बदलकर एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया, जो सिर्फ रॉ मटेरियल्स और फूड स्टफ सप्लाई करे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करे और ब्रिटिश कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट का फील बन जाए। इस तरह से मॉडरेट्स ने एक ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया कि इंडिया की पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का असली सबब ब्रिटिश रूल ही है। इंडियन लाइफ की इस डेप्रिवेशन को कम करने के लिए अर्ली नेशनलिस्ट ने डिमांड किया कि इंडिया का इकोनॉमिक डिपेंडेंस ब्रिटेन से तोड़ दिया जाए, इंडियन कैपिटल और एंटरप्राइज के जरिए एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी डेवलप की जाए, लैंड रेवेन्यू कम किया जाए, सॉल्ट टैक्स खत्म किया जाए, प्लांटेशन लेबर के वर्किंग कंडीशन सुधारे जाएं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम किया जाए और मॉडर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए टैरिफ प्रोटेक्शन और डायरेक्ट गवर्नमेंट एड दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और प्रोपोगेंडा एंड लेजिस्लेचर। 1920 तक इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास कोई असली ऑफिशियल पावर नहीं थी। फिर भी नेशनलिस्ट्स ने इनमें जो काम किया उसने नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ में काफी मदद की। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से बनी थी, असल में एक बहुत कमजोर बॉडी थी, जिसका काम था कि ऑफिशियल मेजर्स को इस तरह दिखाया जाए जैसे वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने पास किए हों। इंडियन मेंबर्स बहुत कम होते थे। 1862 से 1892 के 30 सालों में सिर्फ 45 इंडियंस नॉमिनेट हुए थे, जिसमें ज्यादातर अमीर, जमींदार और लॉयलिस्ट लोग होते थे। सिर्फ कुछ ही पॉलिटिकल फिगर्स और इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स जैसे सैयद अहमद खान, क्रिस्टो दास पॉल, वीएन मांडलिक, के.एल. नुलकर और राश बिहारी घोष नॉमिनेट हुए थे। 1885 से 1892 के बीच नेशनलिस्ट डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के दो मेन पॉइंट्स पर फोकस थीं। पहला, एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, यानी काउंसिल्स में इंडियंस की ज्यादा पार्टिसिपेशन। दूसरा, रिफॉर्म ऑफ काउंसिल्स, यानी काउंसिल्स को ज्यादा पावर्स, खासकर फाइनेंसेस पर कंट्रोल। अर्ली नेशनलिस्ट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, जिसे इन डिमांड्स का जवाब माना गया, लेकिन कांग्रेस सेशंस में इस रिफॉर्म की काफी क्रिटिसिज्म हुई। नेशनलिस्ट्स ने ओपनली अपना डिसैटिस्फैक्शन दिखाया और अब डिमांड की कि मेजॉरिटी इलेक्टेड इंडियंस हो, बजट पर फुल कंट्रोल हो, यानी बजट को वोट और अमेंड करने का पावर हो। उन्होंने स्लोगन दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स का स्कोप बढ़ गया। दादाभाई नालोजी 1904, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 और लोकमान्य तिलक ने 1906 में डिमांड की कि इंडिया को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज के लाइंस पर सेल्फ गवर्नमेंट मिले। लीडर्स जैसे फिरोज शाह मेहता और गोखले ने गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रपोजल्स पर तीखी टिप्पणी की। ब्रिटिश का प्लान यह था कि काउंसिल्स का यूज करके आउटस्पोकन इंडियन लीडर्स को पॉलिटिकल स्टीम निकालने का मौका दिया जाए, जबकि काउंसिल्स के पास असली पावर ना हो और वो क्रिटिसिज्म इग्नोर कर सकें। लेकिन नेशनलिस्ट ने इन काउंसिल्स को पब्लिक ग्रीवेंसेस रखने का फोरम, ब्यूरोक्रेसी के फ्लॉज एक्सपोज करने का प्लेटफॉर्म और इकोनॉमिक इश्यूज, खासकर पब्लिक फाइनेंस उठाने का स्टेज बना दिया। इस तरह नेशनलिस्ट ने अपना पॉलिटिकल स्टैचू बढ़ाया, नेशनल मूवमेंट को मजबूत किया और इंपीरियलिस्ट रूल का पॉलिटिकल मॉरल इन्फ्लुएंस कम किया। इससे पब्लिक में एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट्स बढ़े। लेकिन एक कमी यह थी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का डेमोक्रेटिक बेस वाइडन नहीं कर पाए। मासेस, खासकर वुमेन को शामिल नहीं किया और सबको वोट का अधिकार देने की डिमांड नहीं उठाई। कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। मॉडरेट्स ने अपना कैंपेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस किया। पहला, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर, क्योंकि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को बहुत हाई सैलरी मिलती थी, जबकि इंडियंस को लेना सस्ता पड़ता था। पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर, क्योंकि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज और पेंशन्स का पैसा इंडियन रेवेन्यू से जाता था, लेकिन वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था। ये एक इकोनॉमिक ड्रेन था। मॉरल ग्राउंड्स पर, क्योंकि इंडियंस को ट्रस्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोजीशन से दूर रखा जाता था। दूसरा, जुडिशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग करने की डिमांड की।
तीसरा, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियल सिस्टम पर क्रिटिसिज्म। ब्यूरोक्रेसी ऑप्रेसिव और टेरेनिकल थी और जुडिशियल सिस्टम महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। चौथा, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पर अपोजिशन, जैसे बर्मा का एनेक्सेशन, अफगानिस्तान पर अटैक और नॉर्थ वेस्ट के ट्राइबल्स का सप्रेशन। ये सब इंडियन ट्रेजरी पर हैवी कॉस्ट डालते थे। पांचवा, वेलफेयर एक्सपेंडिचर बढ़ाने की डिमांड, जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, खासकर एलिमेंट्री और टेक्निकल, इरिगेशन वर्क्स, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट और कल्टीवेटर्स के लिए एग्रीकल्चरल बैंक्स। छठा, इंडियन लेबर का बेटर ट्रीटमेंट अब्रॉड। ब्रिटिश कॉलोनीज में इंडियन लेबर को ऑपरेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में शामिल थे स्पीच, थॉट, एसोसिएशन और फ्री प्रेस का अधिकार। नेशनलिस्ट के कंटिन्यूस कैंपेन ने मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज को स्प्रेड किया और धीरे धीरे सिविल राइट्स का डिफेंस फ्रीडम स्ट्रगल का इंटीग्रल पार्ट बन गया। यही कॉन्शियसनेस थी जिसकी वजह से 1897 में तिलक और कई दूसरे लीडर्स और जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया या नाटू ब्रदर्स को बिना ट्रायल के डिपोर्ट किया गया तो पब्लिक आउटरीच फैल गया। इवैल्यूएशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट्स। अर्ली नेशनलिस्ट ने नेशनल सेंटिमेंट को जगाने में काफी काम किया, भले ही वो अपने साथ मासेस को ज्यादा नहीं जोड़ पाए। वो अपने टाइम के सबसे प्रोग्रेसिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने एक वाइड नेशनल अवेकनिंग क्रिएट की। इंडियंस को यह एहसास दिलाया कि सबके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, एक कॉमन प्रोग्राम के आसपास इकट्ठा होना है और एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ना है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक नेशन होने का फीलिंग डेवलप किया। उन्होंने लोगों को पॉलिटिकल वर्क में ट्रेन किया और मॉडर्न आइडियाज पॉपुलराइज किए। उन्होंने कॉलोनियल रूल का एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर एक्सपोज किया, जिसने उसके मॉरल फाउंडेशंस को हिला दिया। उनका पॉलिटिकल वर्क हार्ड रियलिटीज पर बेस्ड था, न कि शैलो सेंटीमेंट्स या रिलीजन पर। उन्होंने ये बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ एस्टैब्लिश किया कि इंडिया को इंडियंस के इंटरेस्ट में ही रूल किया जाना चाहिए। उन्होंने एक सॉलिड बेस क्रिएट किया जिसमें फ्यूचर में ज्यादा विगरस, मिलिटेंट और मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट ग्रो कर सकता है, लेकिन वो अपना डेमोक्रेटिक बेस और डिमांड्स का स्कोप ज्यादा वाइडन नहीं कर पाए। रोल ऑफ मासेस। मॉडरेट फेस का सोशल बेस नैरो था और मासेस का रोल पैसिव था। इसका रीजन ये था कि अर्ली नेशनलिस्ट का पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस कम था। उनका मानना था कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी डिविजन्स और सब डिविजन्स हैं, मासेस ज्यादा इग्नोरेंट हैं और कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। मॉडरेट्स कहते थे कि ये हेट्रोजेनस एलिमेंट्स को पहले एक नेशन बनाया जाए, तभी वो पॉलिटिकल फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन वो ये समझने में फेल हो गए कि डाइवर्स एलिमेंट्स को सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के जरिए ही यूनाइट किया जा सकता है। मास पार्टिसिपेशन की कमी की वजह से मॉडरेट्स मिलिटेंट पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले पाए। लेटर नेशनलिस्ट इसी पॉइंट पर मॉडरेट से अलग सोच रखते थे। फिर भी अर्ली नेशनलिस्ट ने इमर्जिंग इंडियन नेशन को कॉलोनियल इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट रिप्रेजेंट किया। एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस के प्रति शुरू से ही हॉस्टाइल थी, चाहे कांग्रेस ने मॉडरेट मेथड्स यूज किए हों और ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी दिखाई हो। 1887 के बाद ऑफिशियल एटीट्यूड और स्टिफ हो गया, जब गवर्नमेंट कांग्रेस को सिर्फ सोशल इश्यूज तक लिमिट रखने के लिए परसुएड करने में फेल हो गई। कांग्रेस कॉलोनियल रूल पर ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा था। गवर्नमेंट ने ओपनली कांग्रेस को कंडेम किया, नेशनलिस्ट को सडिशियस ब्राह्मण्स और डिसलॉयल बाबूज का लेबल दिया। लॉर्ड डफरेन ने कांग्रेस को अब फैक्ट्री ऑफ सेडिशन का लेबल दिया। बाद में गवर्नमेंट ने कांग्रेस के खिलाफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। रिएक्शनरी एलिमेंट्स जैसे सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस को एनकरेज किया गया कि वो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाकर कांग्रेस प्रोपोगेंडा का काउंटर करें। साथ ही गवर्नमेंट ने रिलीजन के बेसिस पर नेशनलिस्ट को डिवाइड करने की कोशिश की और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज करके मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट्स के अगेंस्ट खड़ा किया। लेकिन इन सब के बाद भी गवर्नमेंट राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म को रोक नहीं पाई।